ब्रिटेन अकलौता कंट्री बचा था जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा था। We shall never surrender! सलाम दोस्तों, जुलाई 1940 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने अपने आसपास के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज पे कब्जा जमा लिया था। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज हिटलर के कब्जा में जा चुके थे। साउथ में जो इटली का कंट्री था, वहाँ पर एक और डिक्टेटर मुसोलिनी का राज था। उसने हिटलर के साथ एक अलायंस बना ली थी, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो ओवरऑल देखा जाए, यूरोप में सिर्फ 3 ही बड़े कंट्री बचे थे, जर्मनी, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। अब जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में एक पीस एग्रीमेंट चल रही थी, तो हिटलर को सोवियत से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोवियत कभी जर्मनी पर हमला नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ, ब्रिटेन अकलौता कंट्री बचा था जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा था। दुनिया के दूसरी तरफ अमेरिका इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था, वो दूर ही रह रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सिचुएशन कैसे बदली, आखिर कैसे हराया गया हिटलर को। आइए जानते हैं वर्ल्ड वार 2 की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हिटलर को लगा था अब जब ये सारी फाइटिंग खत्म हो चुकी है, विंस्टन चर्चिल एक पीस ट्रीटी साइन करना चाहेगा हिटलर के साथ। चर्चिल अपने कंट्री ब्रिटेन को रिस्क पे नहीं डालना चाहेगा, क्योंकि जर्मन आर्मी बहुत ताकतवर बन चुकी है। लेकिन होता इसका उलट ही है। विंस्टन चर्चिल की तरफ से कोई स्पीच दी जाती है। We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! इस बात को क्लियर करते हैं कि विंस्टन और हिटलर के दरमियान कोई पीस एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। जर्मन के खिलाफ ये जो जंग छेड़ी है, ये जारी रहेगी। स्पीच का मतलब था कि हिटलर अब यूके को भी इन्वेड करना चाहेगा, और यही कोशिश हिटलर की तरफ से की जाती है। हिटलर प्लान करता है ऑपरेशन सील लॉइन का, ब्रिटिश पर हमला करने के लिए। यहाँ पर सोचा जाता है कि कैसे अटैक किया जाए। बाय लैंड तो कोई कनेक्शन नहीं है यूके और यूरोप के दरमियान में, तो आर्मी तो ऐसे भेजी नहीं जा सकती। अगर जहाजों के थ्रू कोशिश करी जाए तो ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास कहीं ज्यादा जहाज है जर्मन के मुकाबले, ये ठीक नहीं रहेगा। तो फिर डिसाइड किया जाता है कि हिटलर की तरफ से पहले एयर स्पेस पर कंट्रोल किया जाए। जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे के पास 2600 एयरक्राफ्ट, यूके के पास सिर्फ 700। इसलिए 10 जुलाई 1940 को हिटलर हवा के जरिए हमला बोलता है ब्रिटेन पर। जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे अटैक करते हैं बम गिराकर। शुरुआत में इनका मकसद था पहले एयरक्राफ्ट, एयरफील्ड्स और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को तबाह किया जाए। ब्रिटिश की छोटी रॉयल एयरफोर्स जो साइज में 1/4 थी जर्मन एयरफोर्स के कंपैरिजन में, वो पूरी कोशिश करती है अपने कंट्री को डिफेंड करने। एक बड़ी टफ फाइट होती है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली ब्रिटिश को ज्यादा लॉसेस सहने पड़ते। धीरे धीरे जर्मन रात में भी हमला करने लगते हैं। ऐसी ही एक रात होती है 24 अगस्त 1940 की, जब गलती से कुछ जर्मन पायलट्स जाकर लंदन शहर पर बॉम्ब गिरा देते। यहाँ पर बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। विंस्टन चर्चिल को लगता है कि ये कैसी वॉर है, ये सीधा हमारे शहरों पर हमला कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। यूके रिटेलिएट करता है बर्लिन शहर पर बम गिराकर, और जब हिटलर को ये होते हुए दिखता है तो शुरुआत में तो इसे इंटरेस्ट नहीं था लंदन शहर पर बम गिराने में, लेकिन जब उसे दिखता है कि यहाँ पर तो शहरों पर ऑलरेडी बॉम्बिंग हो रही है, अब मैं लंदन शहर को भी तबाह करूंगा। 15 सितंबर 1940 हिटलर ऑर्डर करता है जर्मन एयरफोर्स को एक ऑल आउट अटैक करने। 1000 से ज्यादा फाइटर जेट्स एक ही बारी में भेजे जाएं और एक ही दिन में काम को तमाम किया जाए। इमेजिन करो दोस्तों, क्या नजारा देखा होगा लोगों ने। आसमान में 1000 से ज्यादा फाइटर जेट्स आ रहे हैं आपके मुल्क पर बॉम्ब गिराने के लिए। ये नंबर था 1120 एयरक्राफ्ट था, जिसमें 620 फाइटर थे और 500 बॉम्बर्स। ब्रिटिश अपनी रॉयल एयरफोर्स को तैयार करता है, इनके पास सिर्फ 630 हवाई जहाज हैं। आसमान में उस दिन एक जबरदस्त लड़ाई होती है। ब्रिटिश रॉयल फोर्स 60 से ज्यादा लुफ्टवाफे के एयरक्राफ्ट को गिरा देती है और अपनी तरफ से सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट खोती है। जी हाँ, सही सुना आपने। ब्रिटिश ने सक्सेसफुली जर्मन एयरफोर्स के अटैक को रोक दिया। उस दिन को बुलाया जाता है बैटल ऑफ ब्रिटेन डे। क्या रीजन थी इसके पीछे, ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा। ये ऐसे कैसे हो गया कि जर्मन एयरफोर्स जो इतनी ज्यादा पावरफुल थी, तादाद में ज्यादा थी, इनके पास हवाई जहाज भी ज्यादा थे, फिर भी वो ब्रिटिश एयरफोर्स के सामने कैसे हार गए।
इसकी वजह बड़ी सिंपल है दोस्तों। जब भी किसी कंट्री पर अटैक किया जाता है तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को इन्वेड करता है। तो जो इन्वेड करने वाला कंट्री होता है वो यहाँ पे कुछ पाना चाह रहा है। जो अपने आप को डिफेंड करने वाला कंट्री है इसके लिए सिर्फ एग्जिस्टेंस का सवाल है। अगर आज हम अपनी पूरी जी जान से नहीं लड़े तो हमारा कंट्री खत्म हो जाएगा, रहने के लिए जगह नहीं बची। हमारे लिए सोल्जर्स की मोटिवेशन में बहुत बड़ा फर्क दिखता है। इसका एक रिसेंट एग्जांपल है इंडिया पाकिस्तान वॉर। जब 1965 में इंडिया ने पाकिस्तान को इन्वेड करने की कोशिश की तो सबको लगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान कंट्री को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी कहीं ज्यादा बड़ी थी पाकिस्तान आर्मी के कंपैरिजन। टेक्नोलॉजी भी इनके पास एडवांस थी, लेकिन पाकिस्तानी सोल्जर्स के अंदर मोटिवेशन कहीं ज्यादा थी। इसलिए आज के दिन तक पाकिस्तान काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है अपने कंट्री को डिफेंड करके। बैटल ऑफ ब्रिटेन है दोस्तों, हिटलर के लिए वन ऑफ दी फर्स्ट मेजर लॉसेस में से था। पहली बार वर्ल्ड वार 2 में हिटलर को एक हार का सामना करना। हिटलर को ये पता था चांसेस कम थे कि ये मिशन सक्सेसफुल होता, तो ऑपरेशन सी लाइन को पोस्टपोन कर दिया जाता और हिटलर यूके से अपनी नजर हटाकर नजर डालता है सोवियत यूनियन पर। अप्रैल 1941 में नक्शे पे कहानी कुछ ऐसी दिखती थी। ईस्टर्न यूरोप में हंगरी, रोमानिया और बल्गेरिया के जो कंट्री थे उन्होंने अपनी जर्मनी के साथ अलायंस बना ली, एक्सेस पावर का हिस्सा बन गए। इसके बाद और ईस्ट में जाएं तो यूगोस्लाविया और ग्रीस के कंट्रीज पर हिटलर ने ऑलरेडी कब्जा जमा लिया था। एक्चुअली में ऑटोलियन डिक्टेटर मुसोलिनी लीबिया और ग्रीस पर हमला करने में लगा, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस की मौजूदगी थी मेडिटेरियन सी, वो थोड़ी ज्यादा थी। ऑटोलियन फोर्सेस के लिए अकेले डील करना मुश्किल, तो ब्रिटिश फोर्सेस को हराने के लिए हिटलर ने अपने जर्मन ट्रूप्स को भेजा लीबिया में ऑटोलियन के साथ फाइट करने, और इसकी वजह से यूगोस्लाविया और ग्रीस पर भी हिटलर ने कब्जा जमा लिया था। इंटरेस्टिंग चीज ये है, हिटलर को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था ब्रिटेन को इन्वेड करने में। हिटलर एक्चुअली में ब्रिटेन के साथ पीस ट्रीटी साइन करना चाहता था। इसे लगता था क्यों ना सोवियत यूनियन पर अपनी नजर डाली जाए, सोवियत यूनियन को हराया जाए, और जब ऐसा होगा तो ब्रिटेन अपने आप मजबूरन पीस ट्रीटी साइन करेगा डर के मारे। लेकिन सोवियत यूनियन पर क्यों हमला करना जब उनके साथ ऑलरेडी एक पीस ट्रीटी बनी हुई है? इसके पीछे असल रीजन था दोस्तों हिटलर की आइडियोलॉजी। इसे कम्युनिस्ट लोगों से काफी नफरत थी। इसके अलावा उसे लगता था कि सोवियत यूनियन जैसे बड़े कंट्री पर अगर कब्जा जमाया जाए तभी जर्मनी नंबर 1 सुपर पावर बनेगा दुनिया में, क्योंकि इतनी ज्यादा जमीन अब उसके अंडर में चली जाएगी। बेसिकली हिटलर को पागलपन हो गया था। उसे लगता था कि वही दुनिया का राजा है। पावर ने उसे बिल्कुल पागल बना दिया था। उसे लगता था कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है, पूरी दुनिया पे कब्जा जमा सकता है। लेकिन सोवियत यूनियन पर हमला करना एक बहुत बड़ी गलती होती है हिटलर के लिए। इनफैक्ट ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है वर्ल्ड वार 2 में। हिटलर का प्लान बड़ा सिंपल था। जिस तरीके से फ्रांस को इन्वेड किया था उसी तरीके से सोवियत यूनियन को इन्वेड करेंगे। अपनी जर्मन फोर्सेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा बोल्टिक रीजन से जाएगा सीधा लीनिनग्रेड की तरफ, वो शहर जहां पर स्टोलिनग्रेड रहता था। दूसरा हिस्सा मॉस्को की तरफ हमला करेगा और तीसरा हिस्सा साउथ से अटैक करेगा यूक्रेन के थ्रू जाते हुए। ये ऑपरेशन शुरू होता है 22 जून 1941। सोवियत यूनियन की आर्मी जर्मन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा थी। इनके पास 20,000 टैंक्स थे, जर्मन के पास सिर्फ 6,000 टैंक्स थे। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस था, जर्मन टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा बेहतर थी सोवियत के कंपैरिजन में, इसलिए अपर हैंड इस लड़ाई में अभी भी हिटलर का ही था। अपने कंट्री को बचाने के लिए सोवियत यूनियन ब्रिटेन के साथ मिलकर अलाइड पावर का हिस्सा बन जाता है। अब साथ में मिलकर प्लान बनाया जाता है कि कैसे सोवियत यूनियन की आर्मी के पास सप्लाईज भेजी जाए। एक रूट डिसाइड किया जाता है जो ईरान के थ्रू होते हुए जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ईरान में जो सरकार थी वो हिटलर के फेवर में थी, तो इसी रीजन से यूके और सोवियत यूनियन साथ में मिलकर ईरान को इन्वेड करते। फायदा यहाँ पे ज्यादा होता नहीं, क्योंकि हिटलर की ब्लड स्ट्रैटेजी की मदद से सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर जर्मन ने ऑलरेडी 100 किलोमीटर अंदर घुस के सोवियत यूनियन की इतनी सारी जमीन पे कब्जा जमा लिया। कुछ ही हफ्ते के अंदर ये इतनी आगे बढ़ जाते हैं, मॉस्को शहर से 300 किलोमीटर दूर रहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम पर हिटलर और इसके मिलिट्री कमांडर के बीच एग्रीमेंट होती है, वजह से अगला जर्मन एडवांस अक्टूबर तक डिले हो जाता है। ठंड बढ़ने लगती है। ठंडे मौसम में सोवियत के पास एडवांटेज है, उन्हें आदत है सर्दी में लड़ने की। दूसरी तरफ जापान की साइड पे देखा जाए तो सोवियत यूनियन को वहां पे अपना दूसरा एडवांटेज देखने को मिलता है। जापान और सोवियत ने साथ में एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन कर ली थी। इसका मतलब ये था कि सोवियत आर्मी के ट्रूप्स बॉर्डर पे मौजूद थे जापान के साथ लड़ने के लिए,
अब वो वापस आकर वेस्ट में लड़ सकते हैं जर्मन के खिलाफ अपने कंट्री को बचाने के लिए। दिसंबर 1941 में एक और ट्विस्ट आता है इस कहानी में। अचानक से जापान जाकर यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पे हमला कर देता है बिना किसी प्रोवोकेशन के। 2300 से ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स मारे जाते हैं। अमेरिका इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। यूरोप में अभी भी जो कुछ भी हुआ था उसको देखकर अमेरिका ने कहा कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत इन्वॉल्व हो गया था, तुम लोग अपना देखो। लेकिन जब ये बॉम्बिंग होती है पर्ल हार्बर की, फिर अमेरिका को लगता है कि अब बस बहुत हुआ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अमेरिका ऑफिशियली जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करता है और वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री मार लेता है। And dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिका अलाइड फोर्सेस के साथ अलायंस में शामिल होता है, जिसमें यूके, सोवियत यूनियन और चाइना जैसे बड़े कंट्री पहले ही थे। अमेरिका यहाँ पे कुछ महीनों का वक्फा लेता है वॉर के लिए रेडी होने में। तब तक अर्ली 1942 में थाईलैंड और कंबोडिया जैसे कंट्रीज का जापान ऑलरेडी इन्वेड कर देता है और अपना कब्जा जमा लेता है। इसलिए डिसाइड करता है कि सोवियत यूनियन के साथ साउथ पर फोकस किया जाए, कि उनकी सप्लाई आने लग रही है ईरान से, पहले उसे खत्म किया जाए। जहाँ एक खूंखार जंग छिड़ती है स्टोलिनग्राड के शहर। सोवियत आर्मी अपने आप को सक्सेसफुली डिफेंड कर पाती है जर्मन आर्मी के अगेंस्ट। वर्ल्ड के दूसरी तरफ एलाइड फोर्सेस अमेरिका के साथ मिलकर जापानीज मिलिट्रीज पर हमला करती हैं साउथ पैसिफिक में। इस लड़ाई को बैटल ऑफ मिडवे कहा जाता है। 4 इंपोर्टेंट जापानीज एयरक्राफ्ट और सप्लाईज कैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जून 1942 के एंड तक ब्रिटिश आर्मी सक्सेसफुली इजिप्ट के कंट्री से इटालियन और जर्मन फोर्सेस को बाहर निकालता है। स्टोलिनग्राड की लड़ाई बहुत लंबी छिड़ती है। नवंबर 1942 सर्दियों का मौसम फिर से आ गया। जर्मन आर्मी के लिए फाइट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टोलिनग्राड के शहर में जर्मन आर्मी ने पूरा कब्जा जमा लिया था, लेकिन सोवियत आखिर तक लड़ते रहे। बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड पूरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबसे डेडलिस्ट बैटल। फाइनली सोवियत सोल्जर सक्सेसफुल रहते हैं। करीब 3 लाख जर्मन ट्रूप जो स्टैलिनग्राड के अंदर मौजूद थे उन्हें घेर लिया जाता है चारों तरफ से। सोवियत सोल्जर्स के ये लोग फरवरी 1943 में जाकर सरेंडर करते हैं। यहाँ ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है वर्ल्ड वॉर 2 का। कुछ महीने बाद जुलाई 1943 में इटली में रहने वाली आम आवाम अपने डिक्टेटर मुसोलिनी को धक्के मारकर बाहर निकाल। इटली में आम लोगों के बीच एंटी फैसिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। अपने हालातों से परेशान आकर सिविलियन लोग अपने डिक्टेटर मुसोलिनी के खिलाफ जंग लड़ते और मुसोलिनी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और मुसोलिनी को मार दिया जाता है एक गाँव में रहने वाले आम इटालियन पार्टिसान की तरफ से। पार्टिसान का मतलब होता है कि सिविलियन लोग जो हथियार उठाते हैं किसी रीजन से फाइट करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर जो बेला चाओ फेमस सॉन्ग है आज के दिन, जो आपने मनी हाइस्ट की सीरीज में सुना होगा, इस गाने का ओरिजिन यहाँ पे होता है इटली में। अगर आपने गौर किया होगा तो इस गाने के पहले लफ्जों में वो पार्टिजानो कहा गया है। पार्टिजानो मतलब पाकिस्तान। इटली में एक नई सरकार बनती है और ये नई हुकूमत एलाइड फोर्सेस के साथ लड़ाई बंद करने का डिसीजन लेकर है। ऐसा एलाइड कंट्रीज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि वो एक्चुअली में हिटलर को हरा सकते हैं। नवंबर 1943 में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल तीनों तेहरान में मिलते हैं डिस्कस करने के लिए कि वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म कैसे किया जाए। 6 जून 1944 एक और खौफनाक दिन जिसे डी डे कहा जाता है। इस दिन एलाइड फोर्सेस एक भयंकर ऑपरेशन शुरू करती हैं जमीन पर उतरने। करीब 1.5 लाख से ज्यादा ब्रिटिश, कैनेडियन और अमेरिकन सोल्जर्स फ्रांस में मौजूद नॉर्मंडी के बीचेस पर लैंड करते हैं। यहाँ पर ये जर्मन आर्मी के खिलाफ जमीन पर फाइट करेंगे और फ्रांस को रहा करेंगे। कुछ साल पहले हुए डंकर के ऑपरेशन के बाद कि पहली बार तक ब्रिटिश आर्मी जमीन पे मौजूद थी जर्मन आर्मी के अगेंस्ट। हिटलर के लिए परेशानी वाली सिचुएशन बन जाती है। हिटलर ने सोवियत यूनियन पर फोकस करने को कहा था अपनी आर्मी को। वहां पर ठंड के मारे इन्हें लॉसेस सहने को पड़ रहे थे। सोवियत यूनियन को पूरी तरीके से हरा नहीं पाए थे और अब ये वेस्टर्न फ्रंट से भी अटैक आ रहा है। तो हिटलर ने डिसाइड किया कि ईस्टर्न फ्रंट से आर्मी को पीछे लिया जाए
और सारा काउंटर अटैक फोकस किया जाए वेस्ट पर आ रही इलाइट फोर्सेस पर। जैसे ही हिटलर ने अपनी आर्मी पीछे हटाई सोवियत यूनियन से एक बड़ा काउंटर अटैक देखने को मिला। सिर्फ 2 माह के अंदर अंदर सोवियत ने करीब 600 किलोमीटर जमीन अपनी वापस ले ली। जर्मन, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के कंट्रीज अब सोवियत आर्मी के अंडर आ गए। दूसरी तरफ इलाइट फोर्सेस फ्रांस में साउथ से लैंड करती, एक के बाद एक कंट्रीज का लिबरेशन होना शुरू होता है। हिटलर की आर्मी को बाहर निकाल के फेंका जाता है। यूगोस्लाविया ने तो खुद अपने दम पे ही जर्मन ट्रूप्स को बाहर निकाल दिया। अब 3 कंट्रीज से जर्मन पर अटैक किया जा रहा था। हिटलर अपना आखिरी बड़ा प्लान करता है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ विलेज ऑर्डनीज के फ्रेस्ट रीजन में। इसका मकसद था कि जर्मन आर्मी जाकर इलाइट फोर्सेस को पीछे निकाले। जर्मनी के अंदर फॉर्मली इन्वेड करने से पहले इलाइट फोर्सेस जबरदस्त एरियल मूवमेंट करती हैं जर्मन शहरों पर। फरवरी 1945 में रोमानिया में याल्टा कॉन्फ्रेंस करी जाती है। इसमें अनाउंस किया जाता है कि जो कोई भी कंट्री जर्मन पर वॉर डिक्लेयर करेगा वो ज्वाइन कर सकता है जर्मन पर हमला करने। वेनेजुएला, अराग्वे, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सीरिया, लियोना, पैराग्वे सब वॉर डिक्लेयर करते हैं जर्मन पर। वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी 4 महीने सबसे ज्यादा दर्दनाक होते हैं। ऑलमोस्ट हर दिन 30,000 लोग मारे जा रहे थे। जैसे जैसे इलाइट फोर्सेस आगे बढ़ती हैं उन्हें पता चलता है हिटलर के कंसंट्रेशन कैंपस के बारे में। यहाँ पर लाखों बेगुनाह लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। इलाइट फोर्सेस की बॉम्बिंग जारी रहती है जर्मन शहरों पर। बाद में चलकर इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये इननेसेसरी था जर्मन शहरों पर बॉम्ब गिराना, जहाँ पर बहुत सारे सिविलियन लोग मारे गए। बहुत से शहर पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए थे। कहा जाता है कि जब ग्राउंड पे जाकर हिटलर को वैसे ही खत्म किया जा सकता था तो फिर क्या जरूरत थी बॉम्ब गिराने की। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बड़ा क्लियर हो चुका था कि हिटलर यहाँ पे हारने वाला है। फाइनली जाकर मई 1945 में बर्लिन शहर को सराउंड कर लिया जाता है सोवियत आर्मी की तरफ से। इससे ठीक 2 दिन पहले 30 अप्रैल 1945 को हिटलर खुदकशी कर लेता है। 8 मई 1945 को जर्मन फॉर्मली सरेंडर करते हैं। तमाम कंट्रीज के बॉर्डर दोबारा से ड्रा किए जाते हैं। आज के दिन जो आप यूरोप का नक्शा देखते हैं ये ऐसा नहीं है जैसे पहले दिखता था। ये वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से दिखता है। इससे पहले नक्शा कुछ और ही होता था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि जर्मन के सरेंडर करने के बाद 1945 में जापान को अल्टीमेटम दिया जाता है कि वो सरेंडर करे, लेकिन इस अल्टीमेटम को इग्नोर कर दिया जाता है। जिसके बाद अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराता है। जर्मनी में जब नई सरकार बनती है तो फ्रांस के साथ हाथ मिलाती है। सदियों पुरानी दुश्मनी दोनों कंट्रीज के बीच में जो चलती आ रही थी इसका फाइनली दी एंड होता है। शुरुआत में दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ऑयल एंड गैस कंपनी बनाई जाती है ताकि ऑयल एंड स्टील जैसी चीजों को लेकर ये ट्रेडिंग कर सके। सालों बाद जाकर आसपास के कंट्री जैसे इटली और ब्रिटेन भी इसका हिस्सा बनते हैं। ट्रेडिंग को अगली स्टेप तक ले जाया जाता है। फिर बाद में साल 2000 में यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने आज के दिन सारे बॉर्डर खत्म कर दिए हैं यूरोपियन कंट्रीज में, और जिसकी वजह से आज के दिन तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और इस तरीके की कोई वॉर नहीं हुई यूरोप में। अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन बनाई जाती है ये इंश्योर करने के लिए कि दोबारा दुनिया में कोई ऐसी वर्ल्ड वॉर देखने को ना मिले। इसके बाद चलकर वर्ल्ड बैंक, IMF और नेटो का फ्रेमवर्क सेटअप किया जाता है। यही रीजन है दोस्तों कि आपने नोटिस किया होगा यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो एक्चुअली वही कंट्रीज हैं जो इलाइट फोर्सेस का हिस्सा थे वर्ल्ड वॉर 2 में। बहुत बहुत शुक्रिया।